बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल सीयूजी प्रेप बाय सुपरग्राड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आप लोग के बीच में एक और नया वन शॉट लेकर आ चुका हूं। और आज का अपना वन शॉट का टॉपिक होने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक कहता हूं मैं इसको। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सारे क्लैरिटी नहीं रहती है कि वन शॉट के अंदर सर्कुलर फ्लो का इनकम कितना है, वेटेज क्या है, वैसे अगर मैं बात करूं। बट स्कोरिंग बहुत अच्छा है, अपन इसको इन एंड आउट तरीके से बहुत तगड़े तरीके से इसको कवर अप करेंगे। और मैं कह रहा हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर उतना पढ़ लिया, उसके अलावा एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और इसके छिलके निकाल देंगे अपन। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिल्कुल इन एंड आउट फ्रॉम स्क्रैच टिल टॉप अपन तगड़े तरीके से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, अब इसका मैं आपको पहले फंडा समझा दूं कि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। पहले अपन इसको समझते पढ़ाऊं, पहले पढ़ता हूं। अंग्रेजी बहुत ज्यादा लिखी हुई है, पर इसको एक एक करके धागे खोलेंगे इसके, अपन करना कैसे अपन को। ठीक है, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात चल रही है। इसमें क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। कुछ समझ में आया? मेरे को तो नहीं आया। देखो, ये ऐसा इतना बड़ा लिखा हुआ है ना कि ये बहुत टैक्टिकल कह लो, मतलब उस लेवल की अगर मैं बात करूं तो इस चीज का बिल्कुल एकदम है ना क्रिस्प समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसको एक एक करके समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखना कैसे। ठीक है, पहले बोल रहा है इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। यहां तक समझना, पहले मैंने ब्रैकेट बना दिया। ये ब्रैकेट जो बना रहा हूं इसके बेसिस पे समझाते जाऊंगा। ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है पहले ये भी समझ लेंगे अपन। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां से देख लो एक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस टू फर्म, यहां तक का एक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। देम कौन हुआ अपना, फर्म की बात चल रही है, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, एक जनरेशन ऑफ इनकम की साइकिल है। तो चलो भैया मैंने एक साइकिल बना दी, साइकिल पहिया रह सकता है तभी तो होता है वो, ये मैंने बना दिया साइकिल। ठीक है, साइकिल की अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है पहले समझना। प्रोडक्शन प्रोसेस ये होता है, मैं लिख भी दिया आप लोग के लिए। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स मतलब कौन करेगा, ये कौन करेगा, आपका फर्म करेगा। तो मैंने फर्म इधर नाम लिख दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, आपका जो कच्चा माल होता है उसको कन्वर्ट कौन करेगा, आपका फॉर्म ही तो करेगा। रॉ मटेरियल परचेज करके वो फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस की बात वो करी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। मतलब अगर मैं एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूंगा फिनिश गुड्स के अंदर, तो मैं किन किन चीजों की मदद लूंगा, मैं लूंगा पहले लैंड की। लैंड की क्यों मदद लेने वालों, मुझे चीज बताओ। लैंड के थ्रू मुझे एक चीज समझ में आ जाएगी कि लैंड में मुझे अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, तो लैंड उस चीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा बोल रहा है लेबर, यार मैंने अगर अपनी कंपनी चालू करी तो मैं ही काम करूंगा क्या वहां जाके, नहीं ना। ऑब्वियसली बात है कि लेबर जाएगा, लेबर काम करेगा और वो मुझे बताएगा कि भैया माल बन चुका है, रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट करवा दिया है, किस पे, आपका फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आपका कैपिटल। कैपिटल क्यों, अरे भैया बिजनेस चालू करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट होगी। और कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे होगी, आपके दो बेसिस पे, या तो आप अपने जेब का पैसा लगाओगे, या तो आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके आप उधार लोगे। पर इकोनॉमिक्स के लेवल पे अगर अपन लेके चले तो अपन जनरली इक्विटी की मदद नहीं लेते हैं, अपन ये लेके सोच के चलेंगे कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंकिंग सेक्टर है, आपने उनसे लोन लिया है और उस चीज पे अपन कैपिटल की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब द फर्म इटसेल्फ, द कंपनी। मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं आशीष प्राइवेट लिमिटेड करके, राइट। तो अगर मैंने अपनी कंपनी खोली है तो मैं अपनी कंपनी की ही बात कर रहा हूं, और मैं क्या कमाना चाहूंगा एट द एंड, मैं कमाना चाहूंगा आपका प्रॉफिट। और नहीं कमा पाया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अल्टीमेटली वो ये कह रहा है कि फर्म आपका प्रोडक्ट बनाएगी। तो फर्म अगर प्रोडक्ट बनाएगी तो मैंने इधर फर्म का नाम लिख दिया एफ। ठीक है, अब दूसरा एक बंदा आता है, वो होता है कंज्यूम करने वाला, उसको अपन कहते हैं हाउस होल्ड्स।
तो कहानी क्या चल रही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, कि भैया हाउस होल्ड्स की बात अगर मैं करूं, हाउस होल्ड्स की बात अगर मैं करूं, फर्म की बात अगर मैं करूं, तो इनका रिलेशनशिप क्या है? हाउस होल्ड्स क्या देगा फर्म को, फर्म उसके लिए क्या वापस करके देगा, उसी की कहानी है, उसी अपन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेंगे। मतलब आपका पैसा हाउस होल्ड से घूम के फर्म के पास गया, या फर्म से घूम के वापस हाउस होल्ड के पास आ गया, किन रूप में, किन किन रूप में जा रहा है, उस चीज की बात चल रही है। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ। करेक्ट। अब बोल रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैंने बात करी, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म। ठीक है, फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। मतलब फर्म की बात चल रही है। अब ध्यान से देखना, इतना समझ लो, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको ढंग से बताता हूं कि है क्या। अब ये ध्यान से देखो, ये चीज समझने की कोशिश करना है क्या। पहले बोल रहा है ये हाउस होल्ड्स, मैंने वही लिखा था, देखो हाउस होल्ड्स की बात करी थी अपन ने, ये अपना हाउस होल्ड्स हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया फर्म। करेक्ट, ये फर्म की बात मैंने कर दी। अब ध्यान से समझना क्या होता है, पहले लेवल पे एक चीज ध्यान रखना। और एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, अब ये है मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चीज को दिमाग में बनाए रखना गाइस। ठीक है, ध्यान से देखो, हाउस होल्ड्स ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। देखो ध्यान से देखो, हाउस होल्ड्स ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, फैक्टर सर्विसेज अपनी ये होती है। ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? लैंड दिया फर्म को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, लेबर दिया, हाउस होल्ड खुद काम करना चाहेगा ना, भैया मेरे को तो अपना जीवन, अपना परिवार पालना है, तो लेबर मेरे पास आएगा काम करने के लिए, तो बोलेगा ना मुझे काम दे दो, काम दे दो करके, उस चीज की बात हो रही है। तो लेबर यहां पर काम करने आएगा। कैपिटल, कैपिटल किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैंने आपको अभी बताया था, बैंक की बात कर रहा हूं। बैंक अपना हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हो ना, तो क्यों बोल सकते हो? क्योंकि वो रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा पता था थोड़ी देर में। ठीक है, और एक और जन क्या पर है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इटसेल्फ वो क्या कमाना चाहता है? वो भी रिसीव करना चाहता है। क्या रिसीव करना चाहता है? प्रॉफिट या फिर लॉस अगर हुआ तो उसको, वो वाली बात। तो वही बोल रहा है, हाउस होल्ड अपने फैक्टर सर्विसेज देगा, फर्म को देगा। ये चीज ध्यान रखा। ठीक है, अब इन सब से मिलकर, इन सब के साथ यूज करके, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूज करके फर्म क्या बनाएगा? फर्म बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। किनके लिए? मार्केट के लिए। मार्केट में कौन यूज करेगा उसको? वो यूज करेंगे अपने हाउस होल्ड्स। समझ में आया इतना? वापस सुन लो, वापस समझ लो। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा, किनको? फर्म को देगा, और फर्म उससे क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा मार्केट के लिए। और मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर है कौन? हाउस होल्ड ही है ना, तो हाउस होल्ड ही उस चीज को कंज्यूम करेगा। ये पहली साइकिल बन चुकी है। इतना समझ में आया? फंडा क्लियर है? अब दूसरा चीज समझो। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, तो अब उल्टा देखना क्या हुआ। अब आपने क्या प्रोड्यूस तो कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है बाद में कि, देखो ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है लैंड, एक मिनट, यहां पर लिखा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब मुझे एक चीज बताओ, लैंड को क्या कमाना है? लैंड को कमाना है रेंट। लेबर को क्या कमाना है? लेबर को कमाना है वेजेस। और कैपिटल को क्या कमाना है? मतलब बैंक को क्या चाहिए आपसे? उसको चाहिए इंटरेस्ट। और आपका लास्ट में क्या कमाना चाहते हो आप? प्रॉफिट। ध्यान से देखो, तो एक चीज मुझे समझ में आना कि भैया फैक्टर पेमेंट की बात चल रही है। ध्यान से देखो, फैक्टर पेमेंट क्या होगा? आपने जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके बेचा, किसको बेचा? हाउस होल्ड में, मार्केट में बेच दिया, तो उससे आप क्या कमाओगे? पैसे तो रिसीव करोगे ना। अब देखो, आपने पैसे रिसीव करा, पैसे आ गए आपके पास, मान लो आपके पास आ गए 1 लाख रुपए, पैसे आ गए, आपने गुड सोल्ड करे 1 लाख के, आपके पास 1 लाख रुपए का पैसा आ गया। करेक्ट, इतना मान गए। अब ध्यान समझना, आपने रेंट का पेमेंट करा 20,000 रुपए। ठीक है, माइनस कर दो, 1 लाख में से माइनस कर दिया। आपने वेजेस का पे करा 10,000 रुपए। ठीक है, चलो 30,000 ले लो, 30,000 ले लो। ठीक है, आपने फिर इंटरेस्ट का पे किया 10,000 रुपीज। अब मुझे एक चीज बताना, अपन जब पीएनएल बनाते हैं अपना, अकाउंट्स वाले बच्चे ऑल ओवर द चार्ट, एक चीज ध्यान रखना, जब अपन पीएनएल बनाते हैं तो अपन टू रेंट, टू वेजेस, टू इंटरेस्ट, और लास्ट में अपने को क्या मिलता है? टू प्रॉफिट मिलता है। ये तो मानते हो ना? तो भैया 1 लाख में से 20,000 गया, 30,000 गया, 50,000 और ये 60, आखिरी में बचा कितना मेरे पास? 60,000 अगर चले गया, सॉरी टू प्रॉफिट करके लिखा मैंने यहां पर,
ठीक है, और कितना हुआ ये 60, मेरे पास बचा कितना बैलेंस, 40,000 बचा है। तो ये किसका प्रॉफिट हो गया, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट है ही किसका, ये फर्म का प्रॉफिट है। अब समझ में आया। तो इस बेसिस पे उन लोगों ने इस चीज का रिकॉग्निशन करके रखा हुआ है। फंडा क्लियर हुआ। मतलब अभी भी मैं कह रहा हूं 1 लाख का सामान बेचा, यहां पर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज दिख रहा है, ये आपने हाउस होल्ड को कितने लाख का बेचा, 1 लाख का बेचा। अब उसमें पेमेंट भी तो करनी है आपको। पेमेंट किसको करोगे, आपको लैंड की पेमेंट करनी है, लेबर की पेमेंट करनी है, कैपिटल की, एंटरप्राइज की, राइट। ये एंटरप्राइज ने क्या कमाया, तो आप ध्यान समझना, हमेशा 1 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख तक आप किसी के यहाँ पर काम करते हो। काम करते से आपने गुड्स एंड सर्विसेज, आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके 1 से लेके 30 तक काम किया, आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और मार्केट में बेचा, तो आपको कितना रुपए मिला, मान लो फॉर्म को आपकी कंपनी को 1 लाख रुपए मिला। अब 1 लाख रुपए मिलने के बाद वो अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा। पहला था टू रेंट, टू वेजेस, टू इंटरेस्ट, और लास्ट में उसके पास क्या बचा, तो प्रॉफिट बचा, और वो 40,000 का बच गया। इसी बेसिस पे कहानी चलती है। अब समझ में आया, ये बताओ, फंडा क्लियर है। इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, इनने वेजेस किया, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट कमाया, और आखिर में पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कौन, ये किन की तरफ से गया, ये हाउस होल्ड की तरफ से ही तो गया। 1 लाख रुपए यहां पर गया, अब 1 लाख का पेमेंट कर रहा है वो, सीधी सी बात है। कितने का, 20,000, 30,000, 10,000, और आखिर में बचा क्या था, 40,000 उसके बाद बचा, तो उसका प्रॉफिट हो गया। दैट्स इट। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इतनी सी ही बात है। हाउस होल्ड्स और फॉर्म, हाउस होल्ड्स आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। फॉर्म उससे क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब अल्टीमेटली ये पहले प्रोड्यूस करने की बात हो गई। अब कंज्यूम लेवल पे देखना, कंज्यूम लेवल पे क्या हुआ, मैंने कंज्यूम करा तो मुझे परचेज करना पड़ेगा, तो मैंने पैसे दिए, तो पैसे किसके पास जाएंगे, फॉर्म के पास। तो कितने रुपए आ गए टोटल उसके पास, 1 लाख रुपए आ गए। अब 1 लाख से वो अपने लोगों का पेमेंट करेगा, और उसका महीना खत्म हो गया, और आखिर में उसने प्रॉफिट कितना कमा लिया, 40,000 रुपीज प्रॉफिट कमा लिया। दैट्स इट। अब समझ में आया। सो दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके बाइफरकेशंस बहुत सारे होते हैं, फेजेस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक एक करके वो बताता हूं। ध्यान से देखो, अब क्या होता है फेजेस। देखो, फेजेस की बात चल रही है अल्टीमेटली, तो फेजेस के अंदर पहला होता है आपका जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। देखो बच्चा पार्टी, ध्यान रखना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरेशन फेज का मतलब क्या हुआ, मैं जनरेट करना हूं। मैं जनरेशन फेज का सिंपल मीनिंग में बोल सकता हूं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा हूं। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मार्केट में, ताकि लोग कंज्यूम कर सके, और जब कंज्यूम करके मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में पैसा आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा डिस्पोजिशन फेज आएगा। मतलब कौन सा, पैसे वाला फेज बोल लो, पैसा फेज, पैसा रिसीव करना, राइट, उस चीज की बात हो रही है। दैट्स इट। अब देखो इसका बाइफरकेशन ढंग से देखो, क्या बोल रहा है, जनरेशन फेज के अंदर समझना, इन दिस फेज फॉर्म प्रोड्यूसेस, किसकी बात चल रही है, फॉर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अभी मैंने बताया था, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा फॉर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, राइट, वो वाला सब सर्विसेज हो गया। अब वो दे रहा है, उससे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाला है। देख लो, उसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, जनरेशन फेज बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या क्या है, इन दिस फेज इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। कैसे फर्म टू हाउस होल्ड, ध्यान समझो, इनकम आपकी फर्म से हाउस होल्ड में जा रही है। कैसे, आपने जब डिस्ट्रीब्यूट करा मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट सेल कर दिया, तो इनकम कैसे आ रही है, फर्म टू हाउस होल्ड में बेच के, फिर मेरे पास फर्म के पास पैसा आएगा। अब फर्म उसका पेमेंट भी तो करेगी उस लेवल पे, तो वो रिसीव तो कर रहा है, तो रिसीव किस कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, और हाउस होल्ड की उस लेवल पे बात हो रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है, डिस्पोजिशन, इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। मतलब सीधी सी बात है, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसका पेमेंट भी तो करना है, तो पेमेंट क्या करोगे, फैक्टर पेमेंट के रूप में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, और लास्ट में क्या कमाया आपने, प्रॉफिट। दैट्स इट, उसी चीज की बात चल रही है। फंडा क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिली, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो टाइप्स की बात चल रही है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। refers to the flow of factor services from households to firm corresponding of flow of goods and services from firms to firm to households। कुछ समझ में आया, नहीं आया, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है।
मैंने क्या बताया था, हाउस होल्ड्स और ये फर्म, ठीक है। अब ध्यान समझना, हाउस होल्ड्स ने अपने क्या दिए थे, फैक्टर सर्विसेज दी थी, ये मैंने बता दिया अभी, ठीक है। क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व था, मुझे अच्छी बताओ। पैसा इन्वॉल्व था, नहीं था। लैंड देना पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लैंड दे रहा हूं यूज करने के लिए, तो पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, लेबर, लेबर जाके काम कर रहा है, पैसा इन्वॉल्व है क्या, अभी नहीं। तीसरा, अपना बैंक ने आपको लोन दिया है, तो लोन पैसा इन्वॉल्व है, मना नहीं कर रहा, पर क्या काम करने के लिए देना, ऑपरेशन लेवल पे, रिसीव थोड़ा ना कर रहा है वो वाली चीज हो गई। लास्ट क्या है, एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज क्या खुद प्रॉफिट कमाना चाहता है, अभी पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो उसी की बात कर रहा है। हाउस होल्ड्स ने अपने क्या दिए हैं, फैक्टर सर्विसेज आपके फर्म को दिए, इससे वो क्या बनाएगा, इससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। तो यहां से गुड्स एंड सर्विसेज उसने बना के उनको दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर क्या पैसा इन्वॉल्व है, नहीं है। तो पैसा अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उस फ्लो को अपन रियल फ्लो बोलते हैं। समझ में आया। अब देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो मतलब, जैसे लेबर की बात करता हूं, लेबर जाके वहां पर जा रहा है, काम कर रहा है, और महीने के बाद वापस आके उसको लास्ट में रिसीव करेगा सैलरी। वेजेस तो जनरली डे टू डे मिल जाती है, पर मैं बता रहा हूं एम्प्लॉइज की बात भी कर सकता हूं, उस लेवल पे लेके बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फिजिकल फ्लो की बात चल रही है, तो लोगों ने पहले अपने एक एक 30-30 दिन तक काम करे, काम करने के बाद आपने फिजिकल फ्लो, इसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं चल रही। देखो, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात चल रही है, इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, तभी वो रियल फ्लो बोला जाता है। और जहां पर एक चीज ध्यान रखना, पैसों का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, वो अपना कौन सा फ्लो हो जाएगा, मनी फ्लो हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे। वापस, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे, किसने, हाउस होल्ड ने, तो हाउस होल्ड ने इनको क्या दिया, हाउस होल्ड ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज करा, जब मैं क्या लिख रहा हूं, परचेज करा, तो इनको क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। पैसा इसके पास आया, करेक्ट। अब पैसा फर्म के पास जब आया होगा, तो उसने हाउस होल्ड के पेमेंट करे होंगे, कौन कौन से, रेंट, ठीक है, वेजेस, इंटरेस्ट, और लास्ट में कमाया प्रॉफिट। तो ये सारी किस रूप में पेमेंट हुई है, पैसे के रूप में पेमेंट हुई है, उसी चीज की बात कर रहा है, ध्यान से देख लो। रिफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ पेमेंट फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म इन देयर फैक्टर सर्विसेज corresponding to flow of consumption expenditure from households to firm in the purchase of goods and services produced by firm। बहुत भयंकर इंग्लिश है, बट ठीक है, कहने को मैं बता दिया, एक्सप्लेन करना था, वो एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा तो आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो। समझ में आया। तो उस चीज की बात हो रही, इधर आपका सिर्फ पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इधर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया आपको, फंडा मिल गया, क्लैरिटी मिल गई किसी चीज की। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, अगर ये फिजिकल फ्लो है तो ये कौन सा है, ये है नॉमिनल फ्लो कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली, मनी ओनली। बताओ, क्लैरिटी मिली, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इतना ढंग से अगर अपन समझ लेंगे, बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं, इसका वन शॉट देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके आगे, गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो, रियल फ्लो की बात चल रही थी, मैंने उसका चार्ट रख दिया। हाउस होल्ड ने क्या करा, अपने फैक्टर सर्विसेज दिए, किसको, फर्म को। तो इसमें सब फिजिकली जा रहे हैं, फिजिकली जाके काम कर रहे हैं, और सारी चीज मिल रही है, और उनने क्या प्रोड्यूस करा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी क्या होता है, टैंजिबल इन नेचर होता है ना, इसमें पैसों की तो अभी बात चल नहीं रही है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सीधी सी बात है। दिस इज डन, रियल फ्लो। नेक्स्ट बोल रहा है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है, अब भैया हाउस होल्ड ने कंजम्पशन करा, कंजम्पशन करा, मैंने जाके चिप्स का पैकेट मार्केट में प्रोड्यूस किया था फर्म ने, मैंने चिप्स का पैकेट परचेज करा, तो एक चिप्स का पैकेट था मान लो 10 रुपए का, मैंने कितने परचेज करे, 100, तो कितना हो गया, 1000 रुपए हो गए। तो ये 1000 रुपए जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे तो फर्म के पास ना बेटा, उस चीज की बात चल रही है। और वो 1000 रुपए जब वो रिसीव करेगा, उसके बाद वो जमाने भर के अपने एक्सपेंसेस, टू रेंट, टू वेजेस, टू इंटरेस्ट, एंड टू लास्ट में उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो ये रिसीव कर लेगा। इन सब का पेमेंट करना है, तो देख लो फैक्टर पेमेंट्स की बात चल रही है, किनका पेमेंट था, वो हाउस होल्ड्स का ही पेमेंट था। 1000 रुपए में से सब माइनस करके मान लो उसके पास बचा, कितना बचा, मान लो उसके पास बचा 100 रुपए, तो 100 रुपए उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 900 रुपए का उसका खर्चा हो चुका है। फंडा क्लियर है, दिस इज नोन एज मनी फ्लो। समझ में आ गया, बहुत आराम चल रहा हूं, रश नहीं करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं तो अपना प्रोग्राम यही रद्द कर देंगे, इतना मोटिव के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब
बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, अब ध्यान समझना। एक कॉन्सेप्ट आता है अपना, बहुत जनरली एग्जामिनेशन पूछा भी जाता है, बेसिस समझना, इसका है स्टॉक वेरिएबल वर्सेस आपका फ्लो वेरिएबल। अब ये होता क्या है, ध्यान समझो, ठीक है। मीनिंग क्या बोल रहा है, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इधर बोल रहा है मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, क्या होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के अंदर अपन को जब वेरिएबल्स के बारे में बात करें कि मुझे कुछ चीज पता करना है, कुछ मेजर करना है, तो अगर अपन स्टॉक वेरिएबल को लेके और फ्लो वेरिएबल की बात करें तो उसमें वो क्या बोलता है, स्टॉक वेरिएबल वो होगा जब मुझे आज की बात कर रहा हूं, मैं आज एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा हूं, है ना। मान लो आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कैपिटल की अगर मुझे रिक्वायरमेंट रही और वो मेरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1 अक्टूबर 2026 को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसमें मुझे रिक्वायरमेंट था 10 लाख रुपीज का, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। तो कैपिटल जो आया वो मैंने इस डेट को लगाया है, इस डेट को, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपीज, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा, या स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इधर, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जब बात करता है तो पीरियड ऑफ टाइम में मतलब सिंपल सा पता है क्या फंडा आता है कि आप एक टाइमलाइन लेके चलो। मतलब यहां से 0th ईयर है, ये 1st ईयर है, ये 2nd ईयर है। तो इसका क्लासिक एग्जांपल अगर मैं लूं, चलिए इसे खुद ही लिखा है डेप्रिसिएशन, देखो। तो मतलब आप मशीन को यूज करना चालू करते हो यहां पर 0th ईयर पे, राइट। आप यहां से इसको यूज करके 1st ईयर तक लेके जाते हो, तब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। आप एक दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, एक दिन का, फिर नेक्स्ट दिन का, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, राइट। तो अब क्या होता है, एक साल चार्ज किया, उस पर डेप्रिसिएशन पूरे सालाना का 10% पर annum लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल। और आपने दूसरा साल चालू किया, उसमें भी 10% चार्ज करके आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो जब आप चार्ज करते हो तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, समझ में आया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फ्लो वेरिएबल। फंडा क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिली किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज का ही कॉन्सेप्ट आता है अपना स्टॉक और फ्लो वेरिएबल के अंदर। ये स्टॉक है, ये फ्लो है, इसका मीनिंग क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट बोल रहा है टाइम डायमेंशन, डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, हैज अ टाइम डायमेंशन। सीधी सी बात है भैया मेरे, अगर मैं टाइम डायमेंशन की बात करूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज मैं पर्टिकुलर ये पता करना चाहता हूं मेरी सेल्स आज की कितनी हुई है। तो आज की डेट है फॉर एग्जाम्पल 24 दिसंबर, ठीक है। तो 24 दिसंबर की मेरी सेल कितनी हुई है, वो हुई होगी मान लो 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की ही सेल्स हो पाई अभी तक। तो भाई इसमें टाइम डायमेंशन है ही नहीं, मैं आज की बात करी और मैंने खत्म कर दिया। अब अगर मैं इसमें बोलूं टाइम डायमेंशन है, कैसे बताऊं कैसे, अगर मैं एक मंथ की बात कर रहा हूं, दिसंबर मंथ की, दिसंबर मंथ में मेरा सेल्स कितना हुआ, दिसंबर मंथ में मेरा सेल कितना हुआ, तब आया मान लो फिगर 10,000 रुपए का सेल आया। तो भैया 1 से लेके 30 तारीख तक की तो बात करी, तो उसमें टाइम तो है ना आपके पास, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 करके ऐसे 30 तारीख तक। तो इसमें टाइम तो था आपका, टाइम फ्रेम, एक महीने की बात चली, तो वो टाइम फ्रेम की बात चल रही है, वो तो उसमें बोलेंगे अपन कि फ्लो वेरिएबल के अंदर टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम डायमेंशन होता है। पन्ना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ज्यादा तेज नहीं जा रहा हूं, सिंपल समझा रहा हूं, अच्छे से देख के समझोगे मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें स्टैटिक होता है, इसमें डायनामिक होता है। सीधी सी बात है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब छोटा, आज की बात कर रहा हूं, आज की सेल्स की बात कर रहा हूं, तो मेरा सेल कितना आया था, 100 रुपए, देख लो। पूरे महीने की बात करी, 1 से लेके 30 तारीख तक, मेरी सेल कितनी आई, 10,000 रुपए। तो डायनामिक कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट, राइट। और स्टैटिक मतलब छोटा, तो वो चीज की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एग्जाम्पल, ऑब्वियसली कैपिटल फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कैपिटल के एग्जांपल दिए थे, तो कैपिटल। और दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अपन एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते बच्चा पार्टी, अपन एक 6 महीने का भी सन में आ रहा है, एक महीने का भी सन में आता है, पर अपन एक दिन का नहीं लगाते, अपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का लगाते हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम का कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फ्लो। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो वो हो जाएगा स्टॉक। इज इट क्लियर, ये है स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए मैंने इसको इनकलकेट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन को समझना है, क्या समझना है कि भैया 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में सेक्टर कितने होते हैं ये तो पता चले, वरना पता ही नहीं, अपन दिए जा रहे हैं बत्ती मिला मिला के अपन पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहला सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड्स, ये सब जानते हैं, ये होते हैं आप और मैं, आप जो देख रहे हो पढ़ रहे हो, और मैं भी पढ़ा रहा हूं ना अल्टीमेटली, तो ये होते हैं हाउस होल्ड्स, मतलब आम जनता, आम जनता। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है पर ठीक है मैं लिख दिया है, ठीक है।
अब दूसरा बोल रहा है फर्म, ठीक है। फर्म मतलब क्या, अभी एक एक करके उसका मीनिंग बता दूंगा, डोंट वरी। फर्म क्या होता है? द प्रोड्यूसर। आम जनता क्या होगा? द कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है गवर्नमेंट। अरे भैया गवर्नमेंट तो एक ही है, गवर्नमेंट का तो एक ही काम है, क्या है? टैक्स कलेक्शन। वो आपसे भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है डायरेक्ट टैक्स के रूप में, और फॉर्म से भी कलेक्ट कर सकती है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हुआ अपना? जीएसटी, इन सब की बात चल रही है। उनको तो बस अपना कर दे दो, कर। कर, आय कर सुना है आपने? ये आय, आय कर। तो आया जो होता है आय, आय होता है आपका इनकम, ठीक है। और कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो आयकर विभाग सुना होगा आपने हिंदी में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आय मतलब आपकी इनकम पर आप हमें टैक्स दो, तो वो इनकम टैक्स हो जाता है। और जीएसटी लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पर अगर टैक्स की बात आती है, तो वो जीएसटी का एंगल लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर सिंपल सा मीनिंग है, ROW, मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये क्या है अपना? ये भारत देश है। भारत देश के अलावा इधर एक कौन सा देश आता है? श्रीलंका आता है। कौन सा आता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। इंडिया के टेरिटोरी में आता है क्या? नहीं, ये एक अलग सा देश है। तो यहाँ के ये जो लोग हैं यहाँ के, तो उसके बाहर की अगर अपन बात करेंगे, तो अपन लेकर आ जाएंगे एक्स माइनस एम वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स बिलोंग्स टू एक्सपोर्ट, एम बिलोंग्स टू इंपोर्ट, ठीक है। इस बार देखो इसका डिटेल क्या बोल रहा है। दे आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे ऑल्सो आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है, मैंने अभी वही चीज समझाई थी, वो वाली चीज। दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली फर्म ही प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि हाउस होल्ड, ठीक है। दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हायर मतलब लेते, आओ हमारे पास काम करो, एक महीना काम करो, हम आपको तनख्वाह देंगे। तो आके काम करते हैं, तो कोई किससे काम करवाते हैं? वो हाउस होल्ड से ही तो काम करवाते हैं, उसी की तो बात चल रही है, ठीक है। They hire factors of production from households, ठीक है। It act as a welfare agency, it act as a producer। अब देखो वेलफेयर एजेंसी और प्रोड्यूसर का क्या है, मैं बता देता हूँ। वेलफेयर एजेंसी मतलब आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर दी, ठीक है। आपको पार्क्स, आपको सैनिटेशन, आपको वाटर फैसिलिटी, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, आपको सब्सिडीज देती है, राइट, आपके बेनिफिट के लिए सोचती है। तो वो सारी चीजों की अगर मैं बात करूं, तो एक्ट एज अ गवर्नमेंट आपको कैसे एक्ट करेगी? पहले वेलफेयर एजेंसी की बात भी करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। दूसरा, प्रोड्यूसर के एंगल से कैसे एक्ट कर रहा है पता है आपको? प्रोड्यूसर के एंगल से ऐसे एक्ट करता है जब आपका गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करेगी। देख लो, सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने ये कंपनी सुनी है? ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मान लो HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका BHEL, ठीक है। अगर मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब जो कंपनीज है ना, ये कंपनीज खुद प्रोड्यूस करती है। और ये कंपनी किनकी है? गवर्नमेंट की तो है। 51% स्टेक किसका है इसके अंदर? कंट्रोल किसका है इसके अंदर? गवर्नमेंट का ही तो है। नवरत्न कंपनीज, महारत्न कंपनीज के अंदर जो कंपनीज आती हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स कहलाती हैं। और अगर वो खुद प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सप्लाई करती है। एक और कंपनी सुनी होगी आपने, BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज क्या होती हैं? खुद एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस ने एक्सट्रैक्ट करा पानी से, कहां से? यहां तक पानी का अपना एरिया होता है ना, यहां से एक्सट्रैक्ट करके कहां सप्लाई हो रहा है? इंडिया में तो सप्लाई हो रहा है, अपने को जो सप्लाई कर रही है, तभी वो क्या कहलाती है? प्रोड्यूसर भी कहलाती है। फंडा क्लियर हुआ? उस चीज की बात है। लास्ट में आप बोल रहे हो एक्सटर्नल सेक्टर की बात चल रही है, तो इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जहां आपने डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से हटके बाहर के देशों से ट्रांजैक्शन करना चालू कर दिया, तो वहां पर आपका एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का फंडा आ जाएगा। और अपन उसको एक्स माइनस एम वाला कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो अल्टीमेटली अपने कितने इकोनॉमिक सेक्टर कितने होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्स माइनस एम, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉरेन फैक्टर्स की बात चल रही है। फंडा क्लियर हो गया? तो 4 फैक्टर्स होते हैं। और इंडिया कौन से फैक्टर पे इकोनॉमी में होल्ड करता है, ऑपरेट करता है? ऑब्वियसली 4 सेक्टर में इकोनॉमी में होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड एंड फर्म का तो अपन ने पढ़ लिया। इसमें मतलब अगर मैं आपको अल्टीमेटली एक चीज बता दूं, तो यहां पर इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो कैसे बनेगा? HF, ठीक है। यहां इनका ट्रांजैक्शन चल रहा है, और इसमें गवर्नमेंट का इंपैक्ट भी आएगा, ठीक है। और इसमें एक्स माइनस एम का भी इंपैक्ट आएगा।
तो ये अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 4 सेक्टर मॉडल तैयार हो जाता है। समझ में आ गया आपको? इसमें किसी में डाउट है तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रीच आउट करके मदद कर दूंगा। इसके अलावा इस चैप्टर में इतना कोई टफनेस नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाया है। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है? चलिए, नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना, उसको अपन कवर अप कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। एक है लीकेजेस वर्सेस इंजेक्शन। मैंने साइड में लिख दिया विड्रॉवल और इंट्रोडक्शन, अभी समझ में आ जाएगा है क्या। refers to the withdrawal of money from the circular flow of income, refers to the introduction of income from the circular flow of income। समझो, सिंपल सा एक चीज ध्यान समझना, मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूं, मजा आएगा, ठीक है? ये है आपका पाइपलाइन, ठीक है? ये आपकी पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन में हुआ क्या, पाइपलाइन में हुआ क्या, यहां से आपका एक छोटा सा होल है जिसमें से पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, ये पानी का फ्लो था, ठीक है? ये पानी यहां से गिर रहा है। अब ध्यान समझना, जब ये पानी गिर रहा है तो इसको मैं क्या बोलता हूं? लीकेज हो रहा है। ये चीज बोलते हैं अपन कि मम्मी पाइपलाइन, पापा को, आप मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी पापा पाइपलाइन में से लीकेज हो रहा है। तो लीकेज उस एंगल से अगर आप समझोगे तो लीकेज मतलब पता है क्या? आपका पूरा पैसा पूरे मंथ में अगर सर्कुलर होना था तो कितना होना था? मान लो 1,000 रुपए होना था। यहां से 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक जो भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो वो वाली चीज है। तो 1,000 रुपए यहां से यहां हर दिन हर महीने जाने चाहिए थे, ठीक है? आपने किया क्या पता है? आपने उसमें से 100 रुपए निकाल लिए, 100 रुपए बाहर निकाल लिए, लीकेज के रूप में 100 रुपए बाहर निकाल लिए। तो 100 रुपए जब बाहर निकाले तो आपने क्या किया? आपने बोला यार हर महीने 1,000 रुपए खर्चा होता है, कमाता हूं 1,000, बेच का खर्च कर देता हूं 1,000, जेब में सेविंग तो हो ही नहीं रही है। तब आपने एक बड़ा कदम लिया। कौन सा बड़ा कदम लिया? कि मैं हर महीने की पहली तारीख को जैसी मेरी इनकम आएगी तो मैं उसमें से 100 रुपए निकाल लूंगा और कितना जो मेरे पास बचा रहेगा 900 रुपए में भी खर्च करूंगा और उससे मुझे महीना निकालना है। तो ध्यान से समझना, लीकेज को मैं सेविंग का नाम भी दे सकता हूं। समझ में आया कि 100 रुपए की मैंने सेविंग करी, अब मेरे पास बचा कितना रुपए था? 900 रुपए। तो 900 रुपए से ही मुझे महीना निकालना है। तो वो जो लीकेज हुआ, जो लीकेज, वो 100 रुपए यहां से पानी के रूप में था ना, वो 100 रुपए आपने निकाल के सेव कर लिया। और किसने सेव करा? हाउस होल्ड ने सेव करा है। ध्यान से देखो, हाउस होल्ड एंड द फर्म, हाउस होल्ड और फर्म की बात कर लो, सेव सेव कॉन्सेप्ट दिख रहा है एज अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। 1,000 रुपए कमा रहे थे, 1,000 रुपए कमा रहे थे, 1,000 रुपए कमाने से आपने उस चीज का क्या करा? 100 रुपए पहले निकाल लिया। पहले महीने में जैसी आपकी सैलरी आई, जब फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा 1,000 रुपए का, तो उसमें से उसने 100 रुपए रिटेन कर लिया, बाकी 900 रुपए का आगे डिविडेंड बांट दे या रिटेंशन कर ले, जो भी कर ले, उसका मोटिव वो था। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है? सेव का कॉन्सेप्ट आ गया। दिस इज नोन एज लीकेज वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आया? एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब ध्यान समझना, दूसरा दूसरा बोल रहा है इट हाउस होल्ड एंड द फर्म बोरो मनी टू हर एक्सटर्नल यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इनकम। सिंपल है। इन लीकेज अब ये हो गया। अब ये बोल रहा है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब ध्यान समझना, ये मैंने अपना हाथ पकड़ा और ये मैं इंजेक्शन यहां पर ऐसे इंजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो भाई फ्लो तो पहले से ही था, अब मैं और इसमें इंजेक्ट कर रहा हूं। मतलब यहां पर हुआ क्या, या आप ये कह लो कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ चल रहा था 1,000 रुपए का, ठीक है? अब 1,000 रुपए आप महीना कमाते थे, 1,000 रुपए आप उड़ा रहे हो। एक महीने में आपका पता है क्या हुआ? 2-3 महीने आप नोटिस कर रहे हो कि आपके पास पैसे बच ही नहीं रहे, बल्कि आप उधार मांगना पड़ रहा है आपको अपने दोस्तों से। तो आपने बोला दोस्त को कि भाई 200 रुपए मुझे उधार दे दे। आपके फ्लो ऑफ इनकम में आपने 200 रुपए और डाला। मैंने बोल रहा हूं ना, मैंने डाला उस चीज की बात कर रहा हूं। तो टोटल कितना रुपए हो गया? 1,200 रुपए। आपने क्या करा उसमें? उसमें आपने इंजेक्ट करा है। तो उस इंजेक्ट की अगर मैं बात करूं, नया पैसों का इंट्रोडक्शन की बात करूं, नया पैसा कितना आया था इधर? 200 रुपए आया था। तो 200 रुपए का जो मैंने इंट्रोडक्शन करा, उसी चीज की बात चल रही है, इंजेक्शन। और ध्यान से देखो, हाउस होल्ड एंड फर्म बोरो, बोरो की बात चल रही है। तो इंजेक्शन मींस में बोल सकता हूं पैसा उधार लेना, और लीकेज में बोल सकता हूं सेविंग करना। इधर उसको बोलते हैं उधार पे पैसा लेना। समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ आपका? बताइए, क्लैरिटी मिली? इसके आगे हटके कुछ भी नहीं है। आपका टॉपिक बहुत शानदार तरीके से मैंने एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कवर अप कर लिया है।
स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, इसका आंसर क्या होगा। मैं सबका आपको क्लैरिटी दूंगा। विद दैट मोटिव, कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।